नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आने वाले 75 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि एक अच्छा खासा स्कोर प्रीलिम में लिया जा सके। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने आप को एसेस करने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी फिलहाल किस लेवल पे है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है और कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना स्वोट एनालिसिस करने की आवश्यकता है। इससे आपको पता लग जाएगा स्वोट एनालिसिस से कि कौन सा सब्जेक्ट, मान लीजिए पॉलिटी में आपकी स्ट्रेंथ है या फिर साइंस आपकी वीकनेस है। साइंस आमतौर पे देखिए ज़्यादातर लोगों की वीकनेस ही होती है। और कहाँ पे आपको थ्रेट है, ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, करंट अफेयर्स सबसे आसान होते हैं। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें तो यहाँ पे ज़्यादातर मार्क्स लिए जा सकते हैं। आप सोच के देखिए, पिछली बार यूपीएससी ने 70% करंट अफेयर पूछे थे, तो जिन्होंने करंट अफेयर पढ़े थे वो बिल्कुल आसान थे। करंट अफेयर यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। तो ये सब सिर्फ एग्जांपल्स के लिए हैं, सबके लिए अलग अलग होगा, सबकी अलग से स्ट्रेंथ होगी, सबकी अलग से वीकनेस होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए कैसे कर सकते हैं स्वोट एनालिसिस। देखिए, स्वोट एनालिसिस करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप एक मॉक टेस्ट लीजिए। कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आप लीजिए। अगर आपने 2016 का यूपीएससी का पेपर नहीं देखा है, 2015 का नहीं देखा है, तो आप वो भी लेकर देख सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। एटलीस्ट आपको पता होगा, तभी तो आप तैयारी कर सकोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने अपना स्वोट एनालिसिस कर लिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको थोड़ा ये देखना है कि अभी आपकी फिलहाल करंट स्टेट क्या है और कहाँ आपको जाना है। तो इस चीज़ में आप किस बातों पर ध्यान देंगे। देखिए, मान लीजिए साइंस एंड टेक किसी पर्सन की वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना। 7 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर और ये जो करंट अफेयर्स हैं। 2 इसमें रह गए, हिस्ट्री भी रह गया, ज्योग्राफी भी रह गया और साइंस एंड टेक। मतलब 8 चीज़ें हैं ये। पॉलिटी पहली, इकोनॉमिक्स दूसरी, एनवायरनमेंट तीसरा, कल्चर चौथा, करंट अफेयर पांचवां, साइंस छठा, सातवां हिस्ट्री, आठवां ज्योग्राफी। 8 चीज़ों में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट कम से कम थोड़ा बहुत आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मतलब मान लीजिए आपको यूं लगता है कि साइंस एंड टेक मुझे बिल्कुल डिफिकल्ट लगती है, ये नहीं हो पाएगी, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस वो पूछते हैं यूपीएससी, सिर्फ इसमें कुछ भी टेक्निकल डिटेल्स कई बार वो नहीं पूछते। तो एटलीस्ट इतना हमारा कवर होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आते हैं तो कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन हमारे ठीक हो सकें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, 18 अप्रैल से पहले, ये सिर्फ एक टेंटेटिव डेट है, पूरा शेड्यूल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 18 अप्रैल से पहले जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, जिस भी बुक से आपने अभी पढ़ा है, वो आपको कंसोलिडेट कर लेना चाहिए। यानी 20 अप्रैल तक एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, प्रॉपर टाइमलाइन बनाकर आपको जो भी जितने भी सोर्सेज से आपको पढ़ा, कंसोलिडेट कर लेना चाहिए। अदरवाइज आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। क्योंकि देखिए, नया पढ़ने का टाइम धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। जो भी पढ़ना है 18 अप्रैल तक आप नया पढ़ना था वो पढ़ लीजिए। 18 या 20 अप्रैल के बाद में नया कुछ भी नहीं पढ़िए। तो बस एक टाइम शेड्यूल बना के आने वाले 20 एक दिनों के अंदर में आप पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दीजिए। और जिन्होंने कंसोलिडेट कर रखा है वो एक और रीडिंग ले लीजिए जल्दी से। और जब भी आप टाइमलाइन बनाते हो, जब भी आप कोई देखिए अपना टाइम प्लान बनाते हो, तो हमेशा ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड रहिए और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहिए। तो अगर प्लान ए आपका गड़बड़ होता है तो प्लान बी पे आइए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्लान फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक मत कीजिए। 2-3 दिनों का तो ऊपर नीचे होता है। मान लीजिए आपको अब प्लान बनाते हैं 20 अप्रैल तक का, आप 10 अप्रैल तक आपकी पॉलिटी पूरी होनी थी, तो 11 अप्रैल तक नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना तो चलता है। तो हमेशा ऐसे पैनिक मत मचाइए और छोड़ मत दीजिए प्लान को बीच में। जैसे ही एक प्लान का आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, ऐसा मत सोचिए कि प्लान तो गड़बड़ हो ही गया, अब इसे छोड़ने की आवश्यकता है। नहीं, प्लान पे स्टिक रहिए। 20 अप्रैल तो 22 अप्रैल हो जाएगा, 23 हो जाएगा, लेकिन 3 दिन और रह गए, प्लान तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए 20 अप्रैल तक आपने सब कुछ कंसोलिडेट कर लिया, सब कुछ आपने एक बार पढ़ लिया, तो 2 महीने आपके पास में रह गए। क्योंकि 18 जून को पेपर है, 20 अप्रैल आ गया हम, तो अब आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई। जी हां, आप यूं मत सोचिए, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मैंने तो अभी तक पढ़ा भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। एक रीडिंग, जब भी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक रीडिंग आप 20 अप्रैल तक दे दीजिए। 20 अप्रैल तक आप एक रीडिंग देंगे, या फिर सभी लोग जिन्होंने कंसोलिडेट कर रखा है वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट होगी। तो रिवीजन करते समय वो जो चीजें आपकी छूट गई हैं, वहां पे वो जो लूप होल्स हैं वो प्लग हो जाएंगे। लेकिन रिवीजन करते समय आपको एक चीज का याद रखना है। देखिए, रिवीजन आपको ऐसे करनी है कि आप प्रॉपर हाईलाइट कीजिए, क्योंकि रिवीजन ये सिर्फ
एक फर्स्ट और लास्ट टाइम रिवीजन नहीं है, इसके बाद में आपको 3-4 बार और भी रिवीजन करनी है। तो आप जब रिवीजन कर रहे हो तो प्रॉपर हाईलाइट कीजिए, मार्क कीजिए आपकी कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आप भूल रहे हो। ऐसा ना हो कि देखिए आप वही चीज पर बार बार फोकस कर रहे हो, वो ना तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपकी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए मेरी स्ट्रेंथ पॉलिटी है, तो ऐसा ना हो कि बार बार मैं पॉलिटी पे ही फोकस कर रहा हूं और साइंस एंड टेक जो कि मेरी कमजोरी है, साइंस एंड टेक पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इंटरेस्ट पे नहीं ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। पेपर क्लियर करना है, पेपर क्लियर करके यहां पे निकल जाना है। अपने इमोशंस को अपनी पढ़ाई में मत आने दीजिए, इंटरेस्ट को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दीजिए। बस एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो सिर्फ हमें सफलता की ओर ले जाए और जो हमारा ये पेपर क्लियर करवाए। और फोकस इसलिए स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और लेकिन वीकनेस को वीकनेस नहीं बनाना। कम से कम जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि 10 में से 6-7 क्वेश्चंस तो जरूर होने चाहिए, और प्रॉपर हाईलाइट कीजिए, मार्क कीजिए। अब देखिए हाईलाइट और मार्क किस लिए जरूरी होती हैं। देखिए अब बार बार लास्ट टाइम में 3-4 बार आपकी रिवीजन होगी, लेकिन लास्ट टाइम में पूरी पूरी बुक्स पढ़ने का टाइम थोड़ा ना होगा। अब जैसे लक्ष्मीकांत का एक एग्जांपल देता हूं मैं। लक्ष्मीकांत की बुक में से एक चैप्टर है मान लीजिए कैग का, तो कैग में यहाँ पे ना बहुत सारी बातें लिखी होंगी कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। जैसे इस तरह की बातें लिखी होंगी कि बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि कैग इज हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कहेगा कि कैग जो है एक आत्मा है, कोई कहेगा कैग मुंशी नहीं है। इस तरह की बातें, इस तरह की बातों का देखिए मेंस में तो यूज हो सकता है, लेकिन प्रीलिम में इस तरह की बातों का यूज नहीं होगा। तो आप इसलिए मार्क करके रखिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो कैग का, बस वो जो बातें आपको लगता है कि ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं बातों को आपको बार बार जब रिवीजन कर रहे हो पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कैग से। जैसे कैग से इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैग का चेयरमैन को किस तरह से हटाया जा सकता है, क्या कैग को वोटिंग का अधिकार होता है कि नहीं होता। वोटिंग का अधिकार हो ही नहीं सकता, वो अटॉर्नी जनरल को होता है। लेकिन बता रहा हूं मैं, इस तरह से आपको सोचना है कि यूपीएससी कौन से फैक्ट्स पर ध्यान दे सकती है प्रीलिम में। जैसे कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कैग ऑडिट कर सकता है, कौन से आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। कहने का मतलब है कि जब भी आप रिवीजन करो तो मार्क करके रखिए कि कौन सी चीज को आपको दोबारा पढ़ना है। तो ये सब देखिए आप पहली रिवीजन 15 दिनों के अंदर में कंप्लीट कर लीजिए। यूं बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत जल्दी है, 15 दिनों में नहीं हो पाएगा। अपना बेस्ट एफर्ट्स दीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। ये सिर्फ पहली रिवीजन है, इसके बाद में और भी रिवीजन्स होंगी। धीरे 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 करके एक प्रकार से प्रोफिशिएंसी आती रहेगी और स्ट्रेंथ आपकी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और जो वीकनेस है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब देखिए एक और जो चीज आपको करने की आवश्यकता है, एक डायरी बना लीजिए, प्रॉपर डायरी या फिर एक सेपरेट नोटबुक, कुछ भी बना लीजिए। इनमें वो फैक्ट्स नोट कीजिए। जब आप पहली रिवीजन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आपने देखिए 20 अप्रैल तक आपने पहली रीडिंग दे ली मान लीजिए, और बाद में अगले 15 दिनों के अंदर में आपने क्या किया, रिवाइज भी कर लिया, पहला रिवीजन भी आपने कर लिया। कोई बात नहीं, कई चीजें आपकी कमजोर हैं अभी भी, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए आप एक सेपरेट डायरी या फिर एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि पहले रिवीजन में आपको पता लग गया कि कौन कौन सी चीज मैं बार बार भूल रहा हूं। जैसे कि आप सोच के देखिए नेशनल पार्क है, तो आपको पता लग गया कि नेशनल पार्क तो मेरे से याद नहीं हो रहे, मैं तो बार बार भूल रहा हूं इसको। तो नेशनल पार्क का कुछ आप उस डायरी में नोट कर लीजिए, जो से नेशनल पार्क आप भूल रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सभी नेशनल पार्क्स भूल रहे हो। जिन जिन नेशनल पार्क्स का नाम आप भूल रहे हो, या फिर और भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और भी कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप भूल रहे हो बार बार, उनको एक सेपरेट डायरी में नोट कीजिए, उनको सेपरेट नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप बार बार भूल रहे हो और इस पर स्पेशल ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तो ये काम जरूर कीजिएगा। और उसके बाद में देखिए 2 अप्रोच आती हैं। पहली रिवीजन आपकी हो गई, अब 2 रास्ते आपके पास में है, तो आपको चूज करना है कि कौन से रास्ते पर आपको जाना है। अब बारी आती है मॉक टेस्ट करने की, क्योंकि देखिए जिस चीज का आपका टेस्ट होना है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे प्रीलिम में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस तो हमें बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। मेंस में वो जो हमें क्वेश्चंस आंसर्स लिखने होते हैं, तो मेंस के टाइम में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करना है। और इंटरव्यू के टाइम में कितना ही आपको आता हो, कितनी आपके पास में नॉलेज हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते पैनल के सामने, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट कौन से? सबसे पहले देखिए यूपीएससी के मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करना। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको बिल्कुल मत छोड़ना। यूपीएससी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार बार अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चन पूछती है। कल भी हमने एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस किया था इसे। जैसे कोर इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन था, कम से कम 6-7 बार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो यूपीएससी क्वेश्चन उन्हीं मुद्दों पर पूछती है, लेकिन घुमा के पूछ लेती है। तो सबसे पहले तो यूपीएससी के टेस्ट पेपर्स करना। बाद में देखिए अगर आप कोई महंगी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, ऐसे भी कर सकते हो। आपकी कोई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बढ़िया वाले, उनके मार्केट से टेस्ट लेके खरीद सकते हो। लेकिन 2 तरीके से आप वो कर सकते हो टेस्ट। एक तरीका तो ये है कि डेली आप एक मॉक टेस्ट करो। सुबह आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि 10 से 12 मैं डेली एक मॉक टेस्ट करूंगा। इस प्रकार से आप कोई टाइम डिसाइड कर लो। और एग्जाम सिचुएशन में बिल्कुल
बिल्कुल सीरियसनेस के साथ में, ऐसे नहीं कि बीच में कोई दोस्त आ गया तो वो हो गया, बिल्कुल टाइमर लगा के, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही एग्जाम इन्वायरमेंट में दरवाजा बंद करके, ताकि कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जब आपको यूपीएससी का प्री देना पड़ेगा एक्चुअल में, तो आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होगा, क्योंकि जब तक यूपीएससी आएगा तब तक आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। तो एक तो ये रास्ता है आपके पास में कि डेली एक मॉक टेस्ट कीजिए, या फिर यूं भी हो सकता है कि आप हफ्ते के 6 दिन पढ़ लीजिए और संडे के दिन 3-4 मॉक टेस्ट और 5-6 जितने भी आप करना चाहते हो कर लीजिए। देखिए, मेरे तो पर्सनल राय ये है कि आप पहले वाला तरीका अपनाइए, और जब एग्जाम के 45 दिन बचे, यानी हम पहुंच गए 15 मई के आसपास हम हैं अभी, तो 15 मई से आप डेली एक मॉक टेस्ट डेली का करना स्टार्ट कर दीजिए, डेली एक। तो आने वाले डेली आप करोगे तो कम से कम फिर भी 45 हो गए, 45 छोड़ दीजिए, आप कम से कम 30 भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। तो पहले वाला आप रास्ता अपनाइए कि डेली एक मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है ये। और उसके बाद में देखिए, बार बार एक मॉक टेस्ट कीजिए, और जो लूप होल्स हैं, जो वीकनेस है आपकी, उनको प्लग करना डेली की डेली स्टार्ट कर दीजिए। एक रिवीजन हमने कर ली, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए, हमें अभी भी पता है कि कुछ हमारी ऐसी दिखते हैं, कुछ हमारी कमजोरियां हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हमें नहीं आता, इकोनॉमिक्स की बैंकिंग मुझे नहीं आती, तो आप बार बार एक मॉक टेस्ट कीजिए, शाम को उसको पढ़ लीजिए। या फिर और भी आपकी कोई वीकनेस लगती है आपको, जो एनालिसिस करोगे आप मॉक टेस्ट का, उसमें देखिए कि कौन सी चीज आपकी बार बार वहां गलती कर रहे हो, तो उसको प्लग करने की कोशिश कीजिए। तो डेली डेली अब आपको ये अप्रोच अपनानी है, यानी अब आपका जो मॉड्यूल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए सारा सबका जो टाइम प्लान है वो यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। यहां पे जब आप मॉक टेस्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कि काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि देखिए यहां पे मैं गलती कर रहा हूं, यहां पे मैं ये कर रहा हूं। बस आप ऐसा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो मॉक टेस्ट में करने हैं, यूपीएससी में कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने। एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं? एक्सपेरिमेंट देखिए, कई बार यूं होता है, कुछ लोग सोच के जाते हैं कि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस में अगर मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देता हूं तो मैं उसको मार्क करूंगा, या फिर पहले मैं कौन सा पार्ट करूंगा, पहले मैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से करूंगा या फिर लास्ट से करूंगा, कैसे प्रैक्टिस करूंगा मैं पेपर जो है, वो सारी चीजें जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो आप अभी कर लीजिए मॉक टेस्ट में। बाद में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है यूपीएससी के पेपर में। समझ गए ये बात? फिर आगे चलते हैं हम। देखिए, ये जो सिलसिला है वो चलता जाएगा, मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन। कितनी आपकी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, ये इस बात पे डिपेंड करना है, लेकिन एक रिवीजन सफिशिएंट नहीं है, कम से कम 3-4 रिवीजन तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो ये एग्जाम है, अगर याद नहीं आएगा लास्ट तक आपको तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है, कितना ही आप पढ़ लो। कुछ लोग कई बार ये गलती कर देते हैं कि पढ़ बहुत ज्यादा लेते हैं कि लास्ट में कंसोलिडेट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी जो प्रॉपर चीजें हैं वो मार्क होनी चाहिए। जब भी आप बुक्स पढ़ो, यानी अभी तक तो आपने पढ़ ही ली होगी, लेकिन रिवीजन करो तो आप बुक के ऊपर कुछ लिख दिया, स्टार लगा दीजिए या फिर आर लगा दीजिए कि रिवीजन के लिए स्पेशल फोकस करना है इस बात पे। तो इस तरह से आपकी रिवीजन होनी चाहिए, और बार बार आप जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करते जाइए। और यही है, बार बार रिवीजन करोगे तो देखिए आपको कोई 135 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, आसानी से आएंगे 135 मार्क्स, अगर 3-4 रिवीजन भी आपने कर ली तो। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें जो आपको आने वाले 75 दिनों के अंदर अवॉइड करनी है। देखिए, रिवीजन के लिए वीडियोस का मत यूज कीजिए। अब कोई चीज़ आपको रिवाइज करनी है, मान लीजिए मृणाल से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मृणाल की इकोनॉमिक्स बेस्ट है, लेकिन देखिए अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दोबारा फिर से सारी की सारी वीडियोस देखने लगोगे। अब आप मृणाल की स्लाइड से काम चला सकते हो। तो इंटरनेट का जो इस्तेमाल है बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी टाइम वेस्ट करता है। और दूसरा, मेंस पे अभी ध्यान मत दीजिए, मैगजीन्स, मेंस, सब कुछ जो कुछ अभी आपको करना है प्रीलिम से रिलेटेड फोकस करना है। अभी काफी कम टाइम बचा है, 75 दिनों में तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते। और न्यूज़पेपर कब बंद करना चाहिए? न्यूज़पेपर तो देखिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 15-20 दिन, 1 महीना तक आप पहले तक बंद कर सकते हो। यानी अभी तो आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर, क्योंकि प्रीलिम के बाद में मेंस के लिए तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी आप छोड़ दोगे अभी से 2.5 महीने तक, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाएंगे, वो बाद में नहीं पढ़े जाएंगे। तो अभी तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए आप कोई भी चैनल की वीडियो देखते हो न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, खाना खाते समय वीडियो देख सकते हो। और नोट्स, आप अगर आपको ये चिंता है कि नोट्स नहीं बनेंगे, तो नोट्स तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जो ये स्लाइड्स है आप वो पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो इस चीज के साथ में। लेकिन फिलहाल प्रीलिम काफी जरूरी है। अगर प्रीलिम में नहीं क्लियर होगा तो आगे जाएंगे कैसे, अगली स्टेज पर जाएंगे कैसे? उसके बाद में और थोड़ी सी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। और बिल्कुल देखिए, एक टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा सोर्सेज पे ध्यान मत दीजिए। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल आप एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 15 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हो, तो कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है।
और इंटरनेट का हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा इंटरनेट पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये यूट्यूब जो है, ये तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है यूट्यूब, सही बताऊं तो। हालांकि ये बिल्कुल सच है कि ये माध्यम है हमारे बीच में कि हम डिस्कस कर सके, लेकिन जो इसका रिकमेंडेशंस आती हैं यूट्यूब में, तो बहुत बहुत ही एक काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए तो आप कह सकते हैं अपवाद है ये। यूट्यूब कुछ भी एक प्रकार से रेकमेंड करने लगता है, कहाँ हम पढ़ाई से कहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं लगता। उसके बाद में देखिए, एक ही टॉपिक पर पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। और साइंस एंड टेक के बारे में आप मत डरिए, ऐसा मत सोचिए कि साइंस एंड टेक बहुत वीक है। साइंस एंड टेक सबका ही वीक होता है, लेकिन यूपीएससी काफ़ी जनरल क्वेश्चंस पूछती है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के बारे में पूछती है, ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद में देखिए डायनामिक टॉपिक से वही बात, सेम बात। ऐसा नहीं हो कि आप एक टॉपिक पकड़ के बैठ जाओ उसको और आपको यूं लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक का कोई न्यूक्लियर एनर्जी से टॉपिक आप लेकर आ गए और पूरा दिन उसी पर पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एकमात्र मकसद है एग्जाम क्लियर करना। पूरा दिन एक ही चीज़ पर ध्यान दोगे, एग्जाम नहीं क्लियर होएगा, इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी ये प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है यार, सही बताऊं तो। बच्चों की बातें होती हैं कि कितना पढ़ना चाहिए एक दिनों में, और धीरे धीरे जब आप आगे तैयारी रखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये मैटर नहीं करता कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। और पूरे एक दिन में अगर आप किताब लेके बैठे रहो 10 घंटे तक, दिमाग में कुछ जाए ना, तो क्या फ़ायदा उस बात का। नाम के लिए हो गया कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो है, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट है नहीं, और हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना। जब भी कोई चीज़ पढ़ो बिल्कुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए और दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। और सबसे लास्ट जो बात आती है कि देखिए, सोचने से काम नहीं चलेगा। अब सोचने का समय जा चुका है, अब करने का समय आ चुका है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं उतना पढ़ूंगा, वो सब चीज़ें गई, अब टाइम गया। बस अब स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल सोचने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना। और मेन बात यही है कि देखिए, संघर्ष करना होगा इस एग्जाम के लिए। एक तितली का एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि देखिए, एक तितली अंडे से जब निकलती है, जब एक अंडे से तितली निकलती है ना, तो काफ़ी संघर्ष करती है, उसके पंख खुलते हैं, तब जाके वो तितली बाहर निकलती है और उड़ पाती है। लेकिन जब वो तितली अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तितली को। और हम अगर अंडे को तोड़ दें और उस तितली की सहायता कर दें बाहर आने में, तो वो तितली उड़ नहीं पाएगी बल्कि मर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, वही संघर्ष, जब तितली अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, उसी संघर्ष से उसके तितली के पंख खुलते हैं, और वही संघर्ष तितली को सफलता की ओर ले जाता है और वो उसे उड़ने में सहायता प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह का संघर्ष हमें चाहिए। लेकिन बस एक बात याद रखिए हमेशा, कि टेंशन मत लीजिए। यूपीएससी काइंड ऑफ लाइफ मत बनाइए इसे। बस वो बात आपको याद रखनी है कि दर्द कैसा भी हो, आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। सो थैंक यू वेरी मच।